हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए हम जीएस की तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और इसी सीरीज में हम एक प्रैक्टिस पेपर सीरीज लेकर आए हैं, आप इसे टेस्ट पेपर सीरीज भी बुला सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 जनरल नॉलेज प्रैक्टिस पेपर सीरीज है ये। इस सीरीज का इसमें हम कितने प्रैक्टिस पेपर रखेंगे, 15 के करीब रखेंगे, 15, और वीक में एक ही दिया करेंगे और एग्जाम तिथि जल्द नजदीक होगी तो हम संख्या बढ़ा देंगे, 15 हमें खत्म करवाने हैं। जनरल नॉलेज पेपर ये प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है, तो हमसे जुड़े रहिएगा इस पूरी सीरीज को करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है आपके लिए पूरी। अगर आपको शुरू से सब कुछ देखना हो तो सभी प्लेलिस्ट में पड़ा है। प्लेलिस्ट केवल यूपीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से जो यूनिट्स दी गई हैं उसी के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट। ध्यान देना, जब मैं आंसर बोलूंगा तो बीच में कुछ पॉज लूंगा, कुछ समय लूंगा, या चारों ऑप्शंस पढ़ने में जो समय लगेगा इस बीच आप अपना आंसर सॉल्व करके रखें। पेपर और पेन उठा लीजिएगा कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, ऐसे आप मार्क करके हमसे पहले रखें ताकि आप ये बता सकें हमें लास्ट में कि 30 में से आपका स्कोर क्या है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि जैसा कि यूपीएससी में आते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो आपका खुद का स्कोर कितना हुआ जी? 30 में से 25 आपके सही हैं, 24 सही हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पहला विकल्प आपके लिए है चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए है, कि आप इसे दबाते हैं और डिलीट हो जाता है, परमानेंटली डिलीट बोलते हैं इसे, कि रिसाइकिल बिन में न जाके परमानेंट डिलीट हो जाए। दूसरा है चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए ऐसा करते हैं। तीसरा है चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए ऐसा करते हैं, या चयनित आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए ऐसा करते हैं। एक और चीज मैं सॉल्व करने से पहले बता दूं, मैं हर क्वेश्चन को यह भी बताऊंगा कि वो किस यूनिट से लिया गया है, किस यूनिट के कितने क्वेश्चंस हैं लगभग ये आपको पता चल जाएगा फिर। चलिए, ये आईसीटी का है, यूनिट आईसीटी, और इसका मतलब होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑफ कोर्स डिलीट के लिए होगा, ये कॉपी रीनेम शॉर्टकट बनाने के लिए तो नहीं होगा, ये आप जान सकते हैं, इसे सॉल्व कर लिया होगा आपने। पहला आंसर इसका करेक्ट है। फर्स्ट, चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो विकल्प ए, फर्स्ट का ए करेक्ट है। सेकंड पर चलते हैं। क्लिक जैकिंग क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आईसीटी ही यूनिट में जाएगा, उसी के हिस्से में आया। यह है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है क्लिक जैकिंग। दूसरा है 1 बिट सेकंड में डेटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन है। तीसरा है ऑप्शन है हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। चौथा ऑप्शन है किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया है। आप अपना आंसर लगा लीजिएगा, हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। इसका सही आंसर है ए, पहला पार्ट, पहला फर्स्ट। वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है क्लिक चेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया था? स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का निधन अभी पिछले साल हुआ था, 6 फरवरी 2022 को हुआ था। इन्हें, क्वेश्चन ये नहीं है लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्हें भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया, तो अपना टिक लगा लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, हम टिक लगाने जा रहे हैं, आप सॉल्व करके रखिएगा। तो सही उत्तर है इसका विकल्प डी, 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसमें 4 विकल्प आपके पास हैं। SEBI से भी बुलाते हैं, RBI, नाबार्ड और IRDAI। हाँ, हम ये बताना भूल गए,
पिछला क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, तो पिछला क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ही जाएगा और ये क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़ा है, अर्थशास्त्र में जाएगा। ये लास्ट यूनिट है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, तो उसमें जाएगा भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा, हम आंसर बताने जा रहे हैं। इसका सही आंसर है सेबी, SEBI। करेक्ट ऑप्शन है ए, फोर्थ का ए, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, सार्वधिक जैव विविधता, क्वेश्चन 5th पर हैं हम। सार्वधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुव वनों में। हमने क्या पूछा क्वेश्चन, क्या सार्वधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से भी थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन भूगोल में ही जाएगा। ये है कहाँ पाई जाती है, तो ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 अम्ल वर्षा होती है। यह क्वेश्चन एनवायरनमेंट पर्यावरण से जुड़ा है, अब पर्यावरण यूनिट से जुड़ा है। हमने पूरी पढ़ाई है, ICT पर्यावरण भूगोल इतिहास वाला हिस्सा पूरा पढ़ा हुआ है आपने। करंट अफेयर्स भी हमने काफ़ी, जब तक पेपर नहीं बना UPSC का तब तक हमने रेगुलर दी हैं वीडियोस की। आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा होती है, अपना आंसर लगा लीजिएगा, एनवायरनमेंट यूनिट से है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला विकल्प आपके पास है, बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण होती है अम्ल वर्षा। वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषणों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण होती है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। और आपका चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर है, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। तो हम बता दें, अम्ल वर्षा ये होती है जब पानी आप बोलेंगे H2O, फॉर्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर H2O, और जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, वही एक तरह से अम्ल है और अम्ल वर्षा का कारण भी है। तो करेक्ट ऑप्शन पर हम जा रहे हैं, ऑप्शन सी, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, मतलब किस औद्योगिक से ये है, यह भी एनवायरनमेंट के यूनिट में ही जाएगा। चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, कागज उद्योग में, रेयान उद्योग में, या फिर वस्त्र उद्योग में। आप अपना आंसर लगा कीजिएगा, हम बताने जा रहे हैं। इसका सही उत्तर है चमड़ा उद्योग, ए, 7 का ए पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं हम, 8वां देख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। सूची 1 को सूची 2 सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 है मुख्य संरक्षित वन्य पशु। अब आपकी मर्जी है, इसे भूगोल में पढ़ा जाता है और एनवायरनमेंट में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन भूगोल पर ही हम मानेंगे इसे। ये पहला है काजीरंगा और दूसरा है गिर, तीसरा है सुंदरवन और चौथा है पेरियार। चलिए देखते हैं, और हमारे कूट हैं जी नीचे दिए गए हैं, सी तक ही आ रहे हैं स्क्रीन पर, 4 ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो चेक करते हैं। गिर आपने सुना होगा, गिर अभ्यारण्य शेर के लिए जाना जाता है। ये हमने डायरेक्ट लगा दिया। इसके हिसाब से देखें, नीचे चल के देखते हैं, बी का कौन सा है, 3, बी का 3 किस में आ रहा है, बी का 3 आ रहा है। इन दोनों में तो ए का 4 हो जाता है, ये हमें वैसे ही पता चल गया, काजीरंगा गैंडा के लिए हो गया। अब 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हुए आपके, ए और बी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 1 और 2 में हमें पता करना होगा कि कौन सा है, सी का कौन सा है और डी का कौन सा है। सी का सुंदरवन है और डी पेरियार है, तो सी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाघ, और पेरियार का होता है, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए है, मुख्य संरक्षित वन्य पशु है इसके लिए हाथी।
तो इस प्रकार से आंसर आप किसे टिक करेंगे? आंसर आप सी को टिक करेंगे। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी करेक्ट आंसर था। 9th पर बढ़ते हैं। फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। बाघ आरक्षित क्षेत्र इस साइड दिए हैं और राज्य इस साइड दिए हैं। हमें बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है। तो बुक्सा के लिए बिहार लिखा है, दम्फा के लिए मिजोरम है, नमेरी के लिए असम लिखा है और नामदफा के लिए अरुणाचल है। नामदफा अरुणाचल में ठीक है, नमेरी असम ये भी ठीक सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये है गलत है। ये वेस्ट बंगाल में आएगा, बिहार में नहीं आएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। मतलब आपका करेक्ट इसी को कहेंगे क्योंकि आपको वही ढूंढना था जो सुमेलित ना हो। तो ये आंसर है ए, 9th का ए। आगे बढ़ते हैं। 10th मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल साम्राज्य का ये क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री को जाएगा सीधा सीधा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। किसको इंगित करता है जी? एक चुंगी कर था, टोल टैक्स था। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी, या बुवाई कर था, कल्टीवेशन टैक्स। तो ये मदद है, हेल्प देना, तो टैक्स तो ये नहीं हो सकता कि लिया जाए। मदद मास इंगित करता है। आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, भूमि होती थी, हालांकि इसे स्थानांतरित नहीं किया जाता था उसके नाम पर उसको दी जाती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पास रहती थी। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11th पर हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। करेक्ट ऑप्शन है, ये हिस्ट्री कैटेगरी में जाएगा, यूनिट में जाएगा, मदन मोहन मालवीय। सही आंसर बी है, 11th का बी, मदन मोहन मालवीय। अगले क्वेश्चन 12th पर आते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 का में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां, किस अधिवेशन में, कहां, कौन से वाले में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री यूनिट में जाएगा और ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर है वर्धा। आप देखकर ही समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 13 निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बड़ी ही चमकदार ये ग्रह है, भूगोल का ये क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में ही आ जाता है, सौरमंडल के टाइम ही। तो ये भोर का तारा, संध्या का तारा भी सबसे चमकीला ग्रह बुलाते हैं, यह है शुक्र। बी ऑप्शन इसका सही है, 13 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है। और बाकी 3 सही होंगे, उन्हें याद भी कर लीजिएगा। इसकी वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें सभी राज्यों की जनजातियां लिखी होंगी, जल्दी ही लाएंगे। यह भी भूगोल का ही हिस्सा बोला जाएगा, या ये मान लीजिएगा संस्कृति वाला हिस्से में हम इसे डाल देंगे। यह है असम मीरी है, नागालैंड में कोन्यक है, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी और मध्य प्रदेश में लंबाड़ा। तो जो गलत आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है 14th का डी, मध्य प्रदेश लंबाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब तीनों ठीक हैं। चलिए 14th के बाद हम आगे बढ़ते हैं 15th पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बालत श्रम का प्रतिषेध, और
दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो दोनों में से कौन सा सही है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो हमें दूसरा तो लग ही रहा है, दूसरा तो है ही। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो इसका है बी, मतलब केवल 2। तो बी ऑप्शन को टिक इसका लगा लीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से में जाएगा। अगला है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है इसका, आपने लगा लिया होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बोला जाएगा यूनिट। ये है बी, जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। फिर 17 पे आते हैं। कथन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि संशोधन किया जा सकता है। कारण है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। यह भी बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन है, तभी तो करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। 17 का ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मेरे हिसाब से आंसर ए जाता है। अगर किसी को लगता है कि हमने किसी प्रश्न का उत्तर उनके हिसाब से सही नहीं दिया है, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें और उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में और डिटेल खबर आप तक पहुंचा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 18 है। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? यह शिक्षण शोध से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यूनिट हमने अभी नहीं करवाई है। एक्चुअल में हमें एक टीचर की तलाश है, जो हमारे साथी हैं वो भी नहीं है अवेलेबल, वो उसे करवाएंगे, इसलिए वो थोड़ी पेंडिंग है। बाकी तो लगभग हो चुकी हैं या हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाली अभी चल रही है। तो ये है डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो ये है प्राथमिक शोध का, ये प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन इस पे किस पे जाएंगे? सी पर, प्राथमिक स्रोत है। चलिए 19 पर चलते हैं। ये भी उसी से लिया गया, उसी यूनिट से। शिक्षक और शोध। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची होती है जब रिसर्च करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या पूरी थीसिस लिखते हैं, तो उसके बाद में जो बिब्लियोग्राफी होती है उसे बोला गया है शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची मतलब कहाँ से कौन सा पार्ट लिया गया है। सूची पहला, और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, पहला ऑप्शन। शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, दूसरा ऑप्शन। रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाती है, चौथा ऑप्शन। ये तीसरा था। चौथा, रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। हम बता दें, बिब्लियोग्राफी इसलिए दी जाती है कि और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता हो सके, यही उसका मेन टारगेट है, मेन एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही था। 20, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है। पहले है संबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध और प्रायोगिक शोध। इसमें हमें थोड़ा डाउट है, हमें लग रहा है प्रायोगिक शोध इसका उत्तर होना चाहिए 20 का डी। तो हम 20 के डी पर ही जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है? दैट इज प्रायोगिक शोध। तो डी, 20 का डी। 21 पर हैं हम अब। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। 21 पर 21 के बाकी दो ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर हैं। दो ऑप्शन ये रहे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है।
तो हमारे हिसाब से इसका बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक लगता है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, बी ऑप्शन। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, तो 21 का बी। चलिए 22 पर चलते हैं। कौन यह है, इससे पहले वाला भी आईसीटी में जा रहा है फिर से, और ये जो नेक्स्ट है 22 भी आईसीटी में। इस तरह से आप देखेंगे लगभग सभी यूनिट्स के 5-5 क्वेश्चंस रखे गए हैं। आईसीटी के 5 हैं, भूगोल के भी 5 हैं, एनवायरनमेंट के भी, मतलब लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के भी उतने ही बैठेंगे, 1-2 हो सकता है आगे पीछे हो। कौन सी की, मतलब कीबोर्ड वाली की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो आप बैक स्पेस दबाइएगा तो पीछे के डिलीट होते चले जाते हैं। तो 22 का पी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, फॉन्ट। फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉन्ट होता है कंप्यूटर की एक भाषा, दूसरा है कंप्यूटर का एक पुर्जा, तीसरा है कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार, कंप्यूटर का प्रिंटर चौथा है। तो आप समझ गए होंगे यह अक्षरों या अंकों का आकार है, छोटा फॉन्ट बड़ा फॉन्ट उस तरह से, तो आकार है। सी 23 का सी पर हम जाएंगे, वो भी कंप्यूटर का था, आईसीटी से था। अब है 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये करंट अफेयर्स को जाएगा। टोक्यो में, कैनबरा में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में। क्वाड में इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, 4 देश हैं। तो ये आयोजित किया गया था टोक्यो। 24 का ए, ध्यान दीजिएगा 24 का ए करेक्ट है, हम मार्क कर देते हैं यहां पर 24 का ए। 25 पर चलते हैं। 23 और 23 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? ब्रिक्स 2022 में करंट अफेयर्स का फिर से क्वेश्चन है। 23-24 जून को आयोजित किया गया, वर्चुअल आयोजित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें हिस्सा लिया, वर्चुअल हिस्सा लिया। तो वह आयोजित किया गया था चीन में। 25 का डी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 पर चलते हैं। 26 मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारतीय कितने खुश रहते हैं, इस बारे में ये प्रश्न है। 146 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? आप देख सकते हैं ऑप्शन ही 100 के 130 के बाद के ही हैं सब। 146 में पूरा था, 146वां नंबर अफगानिस्तान का था। तो अब देखो भारत का कौन सा होगा? तो भारत का हिस्सा था जी, भारत का माफ़ कीजिएगा, रैंक कौन सा था, स्थान कौन सा था? 132वां, 139वां, 135वां, 136वां। तो सही आंसर है, ये सूचकांक हमने बताए थे, 136वां सही आंसर है, 136। मैं फिर से कह दूं, डी ऑप्शन करेक्ट है, 136। आगे बढ़ते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये अर्थशास्त्र से जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, सभी यूनिट से आ रहे हैं। करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी नियमों कोषों को रखवाली एवं प्रबंध करना। तो इनका काम है विदेशी व्यापार का, जो कार्य नहीं है वह है विदेशी व्यापार का नियमन, इनका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि पूछा है आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है, तो नहीं है विदेशी व्यापार का नियमन करना। 28 में आते हैं, 28 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये जनरल स्टडी में जाएगा, ये करंट अफेयर्स इतने पुराने नहीं होते हैं। इस समिति ने 2011 के करीब में रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। ये थी हासिम समिति, प्रोफेसर हासिम के अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इसका आंसर है डी, 28 का डी। 29 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा से जुड़ा है, इसलिए पूछा गया है। राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा कोठारी आयोग। आप नाम देखते ही समझ गए होंगे, बड़ा फेमस नाम है और माध्यमिक शिक्षा में बड़ा लिया जाता है यह नाम। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं, 29 का डी, कोठारी आयोग ही सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किस में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? फिर से शोध वाला क्वेश्चन है। विवरणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, साध्यता शोध। तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किस में श्रेणीबद्ध किया गया है? तो इसमें व्याख्या करनी जरूरी होगी। यह व्याख्यात्मक शोध है, इतना आसान नहीं है पहचानना वैसे। तो ये कौन सा है? बी। 30 का बी पर हम जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। 30 का कौन सा? सेकंड, व्याख्यात्मक शोध। चलिए 30 हमने पूरे करवाए हैं। आप देखते हैं आपके कितने सही हैं। काफ़ी के तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो जिन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो वीडियो में जाकर देखिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। एग्ज़ाम तब भी होगा, आपकी नॉलेज शुरू से वैसे तो आप तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस सीरीज़ हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।